हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट। तो आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 12th की बायो का यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो ये यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में, पढ़ेंगे कि किस तरीके से माँ बाप से बच्चों के अंदर करेक्टर्स जाते हैं। जो माँ बाप जो बच्चे होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो माँ बाप के जैसे क्यों मिलते हैं। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना होगा जेनेटिक्स के बारे में कि जेनेटिक्स क्या होती है। तो जेनेटिक्स होती है, इसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। हेरिडिटी क्या होती है, इसमें जेनेटिक्स ऐसी ब्रांच होती है बायो की जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। अब हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होती है, वो सब हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या होती है। और जो जॉर्ज जॉन मेंडल था, इसको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। के जेनेटिक्स का फादर किसको बोला जाता है, जॉर्ज जॉन मेंडल को बोला जाता है। अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस जो होता है, इसमें करेक्टर जो होते हैं वो पास होते हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों में। ठीक है। इनहेरिटेंस जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में। और इसमें मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब हेरिडिटी क्या होता है या इनहेरिटेंस क्या होता है, ये दोनों सिमिलर प्रोसेस हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पेरेंट्स से माँ बाप से बच्चों के माँ बाप से बच्चों में करेक्टर जाते हैं, उसी को बोला जाता है हेरिडिटी बोला जाता है, या इसी को जो है इनहेरिटेंस बोला जाता है। इसमें माँ बाप से उसकी प्रोजनी में, उसके आने वाले ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर जो है वो ट्रांसफर होते हैं। और ये अब हम देखते हैं वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन होता है कि कितने प्रोजनी बच्चे के कितने जो है मुख्तलिफ हैं, ये डिफरेंट है अपने माँ बाप से कितने अलग हैं। देखो, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें क्या होती है, वेरिएशन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर होती है उसमें क्या होती है, उसमें वेरिएशन होती है। उसमें जब मेल और फीमेल गेमेट मिलते हैं, जैसे देखो कि मेल गेमेट जो होते हैं एक्स वाई है, फीमेल गेमेट से एक्स और एक्स, ये क्या करेंगे जब ये मिलेंगे तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जो गेमेट्स होंगे पेरेंट, उसमें वेरिएशन होगी। जहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वहां पर वेरिएशन के चांसेस होंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसमें वेरिएशन का चांसेस नहीं होते। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वहां पर क्या होती है, वेरिएशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होती है लेकिन उतना चांसेस नहीं होते। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर भी होती है वहां पर जो माँ बाप से बच्चे जो है वो अलग थोड़ा दिखते हैं, कुछ 2% 4%। जैसे कि किसी बच्चे के हेयर हेयर के कलर जो हेयर जो करली हो गए, लेकिन माँ बाप के जो है उसके हेयर जो थे वो क्या थे, स्टेट थे। तो ये होगी वेरिएशन। ये वेरिएशन क्यों होती है, रीशफलिंग ऑफ जीन्स या क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम जैसे क्या होता है कि क्रोमोसोम डीएनए जो होता है वो अपनी कार्बन कॉपी बनाता है। जिस तरीके से माँ बाप के अंदर डीएनए होता है वही कार्बन कॉपी, जैसे कि फोटोस्टेट वाली या जीरोक्स वाली मशीन में क्या करते हैं हम कि जीरोक्स करवा के जीरोक्स जब करवाते हैं तो कुछ मिस प्रिंट हो गए, ऊपर नीचे लिखने हो जाता है, वही हो जाता है वेरिएशन में कि कुछ मिस प्रिंट हो गए, कोई चीज आगे पीछे हो जाती है, वही होती है वेरिएशन। जहां पर रीशफल हो जाती है जीन या फिर क्रोमोसोम, या फिर क्रॉसिंग ओवर जब लीकेज होती है तब क्रॉसिंग ओवर, जब क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं तब क्रॉसिंग ओवर होने के टाइम पर तब क्रोमोसोम के बीच में क्या हो जाता है, कुछ आगे पीछे जो है मिसमैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन होती है। या फिर म्यूटेशन की वजह से भी होती है, म्यूटेशन और इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से भी वेरिएशन होती है। लेकिन म्यूटेशन क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, मैं आपको बता दूंगा। तो नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर जो है मालिकुल डीएनए का वाला चैप्टर है, जिसमें हम पूरा डिटेल में उसमें उसको पढ़ेंगे। अब जो था जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किसने की थी, मेंडल ने की थी डिटेल में। मेंडल ने क्या किया था कि पी प्लांट लिया था, पी प्लांट जो मटर का पौधा है वो लिया था, और उसको उस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। तकरीबन नियरली 7 ईयर्स तक उसने इस पर
एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने, जॉर्ज जॉन मेंडल जो था, इसने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। यही इसी को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। पी प्लांट का बोटेनिकल नाम होता है पीजम स्टीमा। और इसने जो है 7 साल तक इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसने जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, या इनको बोला जाता था मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वो उसने 3 लॉ दिए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था एक, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, और तीसरा दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन था उसमें उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर स्टडी किया था। लॉ और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उसने डाइहाइब्रिड क्रॉस को लेकर स्टडी किया था। अब मेंडल ने किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये किए थे, या फिर मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है। इसमें मेंडल ने पी प्लांट, अगर मटर का प्लांट लिया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो मटर के प्लांट में उसने किस तरीके से मटर के प्लांट को सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया था। सबसे पहले मेन रीजन क्या था कि उसने मटर के प्लांट को सिलेक्ट किया। इस वजह से सिलेक्ट किया था कि पी प्लांट का बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पेन है। तकरीबन 6 महीने तक इसका लाइफ स्पेन होता है। 6 महीने में इसका कल्टीवेशन हो जाती है, प्लांट प्रिपेयर हो जाता है, इसकी कल्टीवेशन हो जाती है, इसके बीच में से सीड मिल जाते हैं। मतलब बहुत शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है पी प्लांट का। दूसरा दूसरा मेन रीजन ये था कि इसको हम आसानी के साथ सेल्फ पोलिनेशन करवा सकते हैं। ठीक है, इसको सेल्फ पोलिनेशन करवा सकते हैं। और तीसरा फैक्टर इसका मेन ये था कि ये बहुत ही फर्टाइल, अगर इसमें इसके बीच में हम जो सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे तो मैं मेनली चांसेस क्या होते हैं कि बहुत सारे चांसेस होते हैं कि इसमें पोलिनेशन हो जाती है। ठीक है, जैसे कि इस सेल्फ पोलिनेशन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस करेंगे जिसको बोलते हैं एमस्कुलेशन। एमस्कुलेशन में क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, पी प्लांट के फ्लावर का, उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, और फिर सेकंड में इसको सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे। हम दूसरे पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि मेंडले के इसका जो सेल्फ पोलिनेशन फ्लावर था, मतलब पहली चीज है कि ये फ्लावर जो था, पी प्लांट जो था, ये बाइसेक्सुअल था, इसके अंदर मेल और फीमेल के कैरेक्टर दोनों थे। दूसरी बात ये थी कि इसमें सेल्फ पोलिनेशन आसानी के साथ हो जाती थी। अगर आसानी के साथ होती थी तो वो सेल्फ पोलिनेशन मेंडल किस तरीके से करवाता था इसके बीच में। सबसे पहले इसको क्या करता था, मेस्कुलेशन। मेस्कुलेशन होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो था उसको कट कर देता था। फिर दूसरा चीज ये करता था, उसके ऊपर बैगिंग बैगिंग कर देता था। बैगिंग बैगिंग क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता था उसको, उसके ऊपर जो था ये कवर चढ़ा देता था। कवर मतलब कोई भी बैग चढ़ा देता था, जिसकी वजह से मेल का आंसर जो फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर गिरे ना। अब जब बैगिंग करवा लेता था तो फिर क्या करता था, जो डिजायर पोलन ग्रेन, जिसको जिस पोलन ग्रेन की उसको जरूरत होती थी स्टिग्मा पर गिराने के लिए, उसी को डिजायर पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर गिराता था। ठीक है, और पी प्लांट में बहुत ज्यादा कंट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पी प्लांट के डिफरेंट कंट्रास्टिंग करेक्टर थे। डिफरेंट कंट्रास्टिंग करेक्टर का कहने का मतलब यह है कि पी प्लांट में इसने 7 करेक्टर को लेकर स्टडी किया था, वो हम देखेंगे। इसके जो कंट्रास्टिंग करेक्टर ये थे, इसके कि इसकी पी प्लांट की शेप को लेकर इसने स्टडी किया था, पी प्लांट की हाइट को लेकर इसने स्टडी किया था, पी प्लांट की सीड जो होते थे उसको लेकर स्टडी किया था। ये थे उसके कंट्रास्टिंग करेक्टर। अब वर्किंग इसकी क्या है, अब देखेंगे वर्किंग कि मेंडल सक्सेसफुल क्यों हुआ था इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। क्योंकि उसने एक ही टाइम पर एक ही करेक्टर को स्टडी किया था। जैसे पहले उसने अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में स्टडी की तो एक ही टाइम पर, जैसे उसने क्या किया, पहले उसने एक पी प्लांट लिया, एक मटर का पौधा लिया। ठीक है, पीजम स्टीवम लिया, एक उसका एक ही पौधा लिया सिर्फ पहले टाइम। वो सक्सेसफुल, उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल इस वजह से हुआ था क्योंकि उसने जो है एक टाइम पर, जैसे कि एक टाइम पर उसने क्या किया था, सिर्फ हाइट को लेकर स्टडी किया था। फिर उसने क्या किया था, जैसे कि फिर उस हाइट के बाद स्टेम का, प्लांट का कलर कैसा है उसको लेकर स्टडी किया था, सीड का क्या कलर है उसको लेकर स्टडी किया था। मतलब एक टाइम पर उसने मेंडल ने एक ही चीज को लेकर स्टडी किया था, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ था। और उसने क्या किया था, दूसरी चीज है कि वो उसने क्रॉस पोलिनेशन करवाई थी। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन की सीड की करवाई थी, उस वजह से ये इसका सक्सेसफुल रहा था एक्सपेरिमेंट। और पता है इसने मैथमेटिक्स और स्टैट का इस्तेमाल किया था कि इसका रिजल्ट मिलने के लिए, कि इसकी फिनोटाइपिक रेशियो को हासिल करने के लिए, जीनोटाइपिक रेशियो को हासिल करने के लिए इसने मैथमेटिक्स और स्टैट्स का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से इसको करेक्ट एनालिसिस मिली थी, करेक्ट डेटा मिला था। जो F1 जनरेशन में फर्स्ट फेलियर जनरेशन में क्या रिजल्ट मिला था, सेकंड में क्या मिला था, वो सक्सेसफुल इस वजह से हुआ था क्योंकि उसने जो है मैथमेटिक्स और स्टैट का इस्तेमाल किया था। और ये फर्स्ट टाइम था जब बायो में मैथ का और स्टैट का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, और इसने 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर, मैंने आपको पहले बताया था कि इसने 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर को लेकर स्टडी किया था अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में।
सात कौन कौन से कंट्रास्टिंग करेक्टर थे। सबसे पहले उसने स्टेम की हाइट को देखा, स्टेम की हाइट, या एक पौधा लिया उसने, उसकी वो या वो टाल था या वो डवाब था, पहले उसको लेकर स्टडी किया। फिर फ्लावर के कलर को, फ्लावर का कलर या फ्लावर वायलेट था या फ्लावर जो है व्हाइट था। जो जो पहले वाला करेक्टर है, जैसे कि अगर स्टेम की हाइट, स्टेम अगर टाल है तो वो डोमिनेंट है, स्टेम जो अगर डवाफ है तो वो रिसेसिव है। फ्लावर का कलर अगर फ्लावर वायलेट है तो वो क्या है, वो डोमिनेट है। अगर फ्लावर जो है व्हाइट है तो वो रिसेसिव है। फ्लावर की पोजीशन, जैसे अगर फ्लावर एक्सियल है तो वो डोमिनेंट है, अगर फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल है, किनारे पर है, तो वो क्या है, वो रिसेसिव है। पोर्ट का शेप अगर इन्फ्लेटेड है तो वो डोमिनेट, कंस्ट्रिक्टेड है तो वो रिसेसिव। पोर्ट का कलर, अगर पोर्ट का कलर ग्रीन होता है तो वो डोमिनेंट है, अगर येलो है तो वो रिसेसिव है। अब सीड का शेप अगर येलो, सीड का शेप अगर राउंड है तो वो सीड जो, अगर गोल सीड है तो वो सीड होगा डोमिनेंट। ठीक है, अगर सीड जो है ब्रिंकल्ड होगा, ब्रिंकल्ड मतलब इस टाइप का कुछ होगा, तो देन वो क्या है, वो रिसेसिव सीड है। अगर सीड का कलर येलो है तो वो सीड होगा डोमिनेंट, अगर सीड जो है ग्रीन होगा तो वो रिसेसिव होगा। अगर सीड पीला कलर का है तो वो क्या है, वो डोमिनेंट है। और सीड जो है ग्रीन है वो तो रिसेसिव है। मतलब डोमिनेंट वो चीज होती है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दूसरे चीज को एक्सप्रेस नहीं होने देता, दूसरी चीज के करेक्टर्स को, दूसरे चीज के करेक्टर को वो दबा देता है। ठीक है, अब वो जाहिर नहीं होने देता, वो होता है डोमिनेंट। रिसेसिव होता है जो दब जाता है, दूसरे के सामने अपने आप को कुछ नहीं दिखा पाता, वो उसको बोलते हैं रिसेसिव। और मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने के एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाई थी या क्रॉस पोलिनेशन करवाई थी। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन करवाई थी। क्रॉस पोलिनेशन किसको करवाई थी, ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, पी प्लांट से पी लाइन्स, मतलब कि पी प्लांट में क्या उसने करवाई थी, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसने क्रॉस पोलिनेशन करवाई थी। क्रॉस पोलिनेशन करवाई थी, या फिर पहले इसने क्या किया, क्रॉस पोलिनेशन करवाई। क्रॉस पोलिनेशन करवाने के बाद F2 जनरेशन में, फर्स्ट पहली जनरेशन में उसने क्रॉस पोलिनेशन करवाई, और सेकंड पहली जनरेशन में उसने सेल्फ पोलिनेशन करवाई। वो आपको मैं बता देता हूँ। ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि इसने एक्सपेरिमेंट में मैस्कुलेशन की थी, एंथर को रिमूव किया था, और फिर अपने उसके पोलन ग्रेन के ऊपर बैकिंग की थी, और उसके बाद डिजायर पोलन ग्रेन उसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर डाला था। ये वही है। उसके बाद अब उसका देखते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जो मेंडल का मैंने आपको पहले बताया कि मेंडल ने सिर्फ एक ही करेक्टर को लेकर स्टडी किया था, और वो स्टडी किया था जो उसने जो उसके लिए दो एक्सपेरिमेंट किए थे। एक एक्सपेरिमेंट का नाम था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसको बोला जाता था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर उसे एक्सपेरिमेंट किया था। एक जो डाई हाइब्रिड क्रॉस को लेकर, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे कि एक प्लांट है पी का एक प्लांट है, एक प्लांट है, तो एक प्लांट है, तो अगर प्लांट की हाइट, तो ये प्लांट की होगी हाइट, तो ये अगर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में पी प्लांट की सिर्फ उसने हाइट को लेकर स्टडी की थी। ठीक है, सिर्फ उसकी हाइट को लेकर स्टडी की थी। और ये इसी को बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसने क्या किया था, एक प्लांट लिया था पी का, एक एक जो था, दो प्लांट लिए इसने, दो प्लांट लिए, एक प्लांट हो गया टॉल, दूसरा प्लांट हो गया डवाफ। डवाफ एक प्लांट टॉल है, दूसरा प्लांट है डवाफ। और उसने क्या किया था, उसने इसको क्या किया था, क्रॉस पोलिनेशन करवाया था। देखो इसने कि एक एक पी प्लांट जो था उसने टॉल लिया, एक लिया डवाफ लिया। टॉल को उसने लिखा कैपिटल टी के साथ, जो डवाफ था उसको लिखा स्मॉल टी के साथ। इसके ये पेरेंट से, ये पी प्लांट, ये प्लांट से एक प्लांट हो गया टॉल, और एक प्लांट हो गया डवाफ। यहाँ से गेमिट्स आए नीचे, तो ये हो गया एक ही कैपिटल टी, और यहाँ से गेमिट नीचे आया तो एक ही स्मॉल टी। जब इसके इसमें उसने क्या किया, क्रॉस पोलिनेशन करवाई। जब क्रॉस पोलिनेशन करवाई तो F1 जनरेशन में हमें मिला कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये जो है ये बना टॉल, टॉल बना। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, टॉल प्लांट मिला। तो टॉल प्लांट में यहाँ पर एक एक अलील हमें मिला कैपिटल टी, एक अलील मिला स्मॉल टी। तो कैपिटल टी वाला जो है टॉलनेस, जो टॉल वाला अलील है, ये स्मॉल वाले अलील को एक्सप्रेस नहीं होने देता, तो इसी को बोलते हैं हम डोमिनेट के। डोमिनेट वो चीज होती है जो जो दूसरे चीज को एक्सप्रेस, जो दूसरा इसके साथ वाला करेक्टर होता है वो उसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देता, और इसी को बोलते हैं हम डोमिनेंस। और रिसेसिव जो होता है वो जो एक्सप्रेस हो भी नहीं पाता, तो उसको बोलते हैं रिसेसिव। और इसने क्या किया, जो टॉल प्लांट था इसी को उसने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया, कि ये जो टॉल प्लांट था इसी को, इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवा दी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इसने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। इसकी जो है ये टॉल प्लांट हमें अपन जनरेशन में जो मिला, इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाई तो इसको हमें क्या मिला, F2 जनरेशन में हमें क्या रिजल्ट मिले, F2 जनरेशन में हमें क्या मिला, जब इसने इसमें क्रॉस किया तो एक टॉल ये मिला, एक टॉल मतलब तीन टॉल हमें मिले, और एक डवाफ मिला। ठीक है, इसमें हम पुनीट स्क्वेयर, एक जो मेथड होता है उसके जरिए जो है
उसने इसकी क्रॉसिंग करवाई, जब क्रॉसिंग करवाई तो उसकी 75% प्रोबेबिलिटी हुई कि हमें टॉल प्लांट मिलेंगे, जो और 25% प्रोबेबिलिटी हुई कि हमें ड्वार्फ प्लांट मिलेंगे। तो इस तरीके से उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अगर इस एक्सपेरिमेंट में देखो ये ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में हम सिर्फ आपको इतना ही बता सकते हैं। अगर जब हम आप हमारे कैरियर मेकअप में आओगे इंस्टीट्यूट में, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पुनिट स्क्वायर बनाते हैं, किस तरीके से इसकी क्रॉसिंग करते हैं, किस तरीके से हम आपको डिटेल में तब पढ़ाएंगे। देखो ऑनलाइन स्टडी मेथड में हम आपको इतना ही बता सकते हैं कि इसने किस तरीके से क्रॉसिंग की तो हमें कितना रिजल्ट मिला। ठीक है, देखो कि इसमें उसने क्या की, F1 जनरेशन में जो जो उसको डेटा मिला था, उसको उसने क्या किया, सेल पोलिनेट करवा दिया। ठीक है, सेल पोलिनेट करवा दिया, और F2 में जो है 1/4 मतलब जो 75% जो थे वो मिले हमें टॉल, और 1% जो थे वो 25% जो थे वो हमें मिले ड्वार्फ। और मेंडल ने ये देखा कि जब उसने टॉल और ड्वार्फ को के आपस में क्रॉस पोलिनेशन करवाई, तो उसको टॉल प्लांट मिला F1 जनरेशन में। तो उसने ये देखा कि F1 जनरेशन में उसको कोई अगर टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसे कोई मीडियम साइज की कोई प्लांट नहीं मिला। तो अगर उसको मीडियम साइज का कोई प्लांट नहीं मिला, तो उसको लगा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में कोई ना कोई चीज आ रही है। जो चीज जा रही है, उस वक्त उसने क्या बोला, उसका नाम फैक्टर रखा कि ऐसी चीज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में जाती है। जो पी प्लांट जो पहली जनरेशन के थे, वो जो नेक्स्ट जनरेशन में वही चीज नेक्स्ट जनरेशन में भी गई, तो वो जो चीज गई नेक्स्ट जनरेशन में, उसको उसने बोला फैक्टर। वो चीज जो है वो फैक्टर है। उस वक्त उसको ये नहीं पता था कि जीन्स क्या चीज होती है, डीएनए क्या चीज होती है, क्रोमोसोम के बारे में नहीं पता था, माइटोसिस मेयोसिस का उसको नहीं पता था कि किस तरीके से रिडक्शनल डिवीजन होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। ये कुछ बिना उसको पता कि उसने ये एक्सपेरिमेंट कर दिया। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उसने बोला कि एक जनरेशन के से दूसरी जनरेशन के बीच में कोई ना कोई चीज जा रही है, और वो उस चीज का नाम जो उसने फैक्टर्स रखा, और आज हम उस फैक्टर को बोलते हैं जीन्स। ये जीन्स जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं। जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, जो जो जेनेटिक मटेरियल जो होती है, वो जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में लेके जाती है। ठीक है, उसको बोला जाता है जीन्स। और जीन्स जो होते हैं वो कोड करते हैं फिर अब कंट्रास्टिंग फ्रेंड, जिनको अलीज बोला जाता है। अलीज क्या होती है, ये मतलब ये हो गया जीन टॉलनेस की, टॉलनेस के ये जीन्स हो गए। तो अलील जो हो गए, इसके अलील एक टी ये और एक टी ये जो अलील्स होते हैं कि अल्टरनेट फॉर्म होती है ये जीन की। ठीक है, जो जीन को ये कैरी करती है, जो कोड करती है कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, जो करेक्टर को कोड करती है। ठीक है, इसको बोला जाता है अलील। के अलील जो है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होती है, जीन की दूसरी फॉर्म होती है। ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म होती है जो जो किसी चीज को, जो करेक्टर को कैरी करती है। ठीक है, यही आगे बताया हुआ है कि जीन जो है वो एक कैपिटल टी टी जीन है, और ये स्मॉल टी टी जो है ये जीन है। और अलील जो होगा इसका क्या है, दो कैपिटल टी टी ये जीन है, तो इसका अलील एक कैपिटल टी ये अलील होगा, एक कैपिटल टी ये अलील होगा। एक जीन के दो अलील होते हैं। ठीक है, ये अल्टरनेट फॉर्म होती है जीन की। और एक चीज होती है होमोजाइगस, और एक चीज होती है हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस वो चीज होती है जहां पर जैसे ये कैपिटल टी टी है, स्मॉल टी टी है, ये है होमोजाइगस, जहां पर सेम पेयर ऑफ जीन्स होते हैं या सेम पेयर ऑफ एलील्स होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं होमोजाइगस। जैसे कैपिटल कैपिटल टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये हेटेरोजाइगस हो गया, जहां पर डिफरेंट पेयर ऑफ एलील्स होते हैं, उसको बोला जाता है हेटेरो, या इसको बोला जाता है हेटेरोटाइप्स, हेटेरोजाइगस बोला जाता है। तो होमोजाइगस वो होता है जहां पर सेम पेयर ऑफ जीन्स होते हैं। ये देखो ये बताया हुआ हाइब्रिड, जहां पर एक कैपिटल डी एक स्मॉल टी है, तो उसको बोला जाता है हेटेरोजाइगस। और होमोजाइगस में जो है, देखो एक कैपिटल टी दूसरा कैपिटल डी, इसको बोला जाता है होमोजाइगस। एक चीज होती है आप टेस्ट क्रॉस, मतलब टेस्ट क्रॉस वो चीज होती है जिसमें क्या होता है कि क्रॉस, जिसमें क्या कहता है डोमिनेंट जो करेक्टर होते हैं या डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्रॉस किया जाता है होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस के साथ। मतलब टेस्ट क्रॉस जो है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम समझ लेते हैं कि मेंडल के करेक्टर कौन कौन से थे। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर और डाई हाइब्रिड क्रॉस को लेकर, उसमें मोनोहाइब्रिड में उसने दो ला दिए थे। मोनोहाइब्रिड का जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने दो ला दिए थे
पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहला लॉ हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है कि करेक्टर जो होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि एक करेक्टर है, उसको कंट्रोल करते हैं कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स जिसको फैक्टर बोला जाता है। और फैक्टर उस वक्त उसने फैक्टर बोला था, आज हम उसको जीन बोलते हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि पी प्लांट में जब उसने एक्सपेरिमेंट किया एक टॉल प्लांट का एक ड्वार्फ प्लांट का, तो हमें जो मिला वो टॉल प्लांट मिला। तो कोई मीडियम कलर जो मीडियम साइज का प्लांट नहीं मिला, तो हमें मिला टॉल प्लांट। तो जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई ना कोई चीज आ रही है, तो उसको बोला जाता है फैक्टर। आज उस वक्त मेंडल ने उसको फैक्टर बोला था, आज हम उसको जीन बोलते हैं। तो यही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि फैक्टर को कंट्रोल करते हैं डिस्क्रीट यूनिट जो होते हैं जिनको फैक्टर बोला जाता है। और फैक्टर पेयर्स में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टी टी जो है वो टॉलनेस के लिए, स्मॉल टी टी ड्वार्फ के लिए। तो यही हो गया कि फैक्टर को कंट्रोल करते हैं कुछ फैक्टर जो हमेशा पेयर्स में होते हैं। और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसने क्रॉस किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में। जैसे हम मैंने आपको बताया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी इसमें गेमिट्स आए। कैपिटल टी एक गेमिट आया स्मॉल टी, और जब इसने इसको क्रॉस करवाया तो हमें मिला कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये थी F1 जनरेशन, ये इसकी F1 जनरेशन थी। तो यही चीज कहता है ये कि करेक्टर को कंट्रोल करते हैं यूनिट जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट यूनिट, जिसको बोलते हैं फैक्टर। इनको जो बोला जाता था फैक्टर्स। ठीक है। और फैक्टर जो आपको ये मैंने आपको दिखाया कि ये हमेशा पेयर्स में होते हैं। फैक्टर जो होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। अब हम देख लेते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में फर्क कि, कि डोमिनेंस में क्या फर्क होता है। और जो क्रॉस होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए क्रॉस जो होता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन वाला जो क्रॉस मैंने आपको बताया था वही क्रॉस होता है। इसमें F1 की हमें फिनोटिपिक रेशियो मिलती है। फिनो इसमें हमें फिनोटिपिक रेशियो मिलती है 1:1 और जीनोटिपिक रेशियो हमें मिलती है 3:1। इसमें मिलती है 3:1। अब हम देखते हैं डोमिनेंस और रिसेसिव के बीच में कि डोमिनेंस वो चीज होती है जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, उसको बोलते हैं डोमिनेंस। और रिसेसिव वो चीज होती है जो अपने आप को एक्सप्रेस न कर पाए, उसको बोलते हैं रिसेसिव। सिंपली इतना याद रखना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है जब ऊपर हमने आपको बताया कि कैपिटल टी ये पेरेंट था, एक स्मॉल टी टी पेरेंट था, और इसके बीच में गेमिट्स नीचे आए, एक कैपिटल टी आया, एक स्मॉल टी आया। जो जब ये आपस में मिले तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। तो ये बन गया हमारा टॉल प्लॉट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है कि अलील जो थे जो आपस में मिलते नहीं है। ठीक है, आपस में मिलते नहीं है। अलील जो होते हैं वो जब क्या करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, तो वो एक दूसरे वो मिलते नहीं है आपस में। ठीक है, वो क्या होते हैं वो क्या होते हैं जब वो गेमिट का उनका फॉर्मेशन होता है तो वो क्या कर होते हैं वो एक दूसरे के साथ वो मिलते नहीं है। ठीक है, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलके कोई डिफरेंट तीसरी टाइप का या मीडियम साइज का कोई प्लांट नहीं बना, बल्कि वो क्या बना टॉल टॉल प्लांट बना। ठीक है, क्योंकि जो टॉल प्लांट मिला ये F1 जनरेशन थी। अब इसको क्या किया था उसने, इसने सेल्फ पोलिनेट करवाया था। सेल्फ पोलिनेट करवाया था। सेल्फ पोलिनेट करवाने के बाद उसको मिला था, जब इसको इस हम मेल के लिए ऐसे बनाते हैं क्रॉस, फीमेल के लिए ऐसे बनाते हैं। तो ये इसको कैपिटल टी टी लिखते हैं, स्मॉल टी टी के लिए ये लिखते हैं, इसको कैपिटल टी लिखेंगे, इसको स्मॉल टी लिखेंगे। जब इसने क्या किया था इसको क्रॉस करवाया था, इसको एक ही टी लिखेंगे। जब इसने यहाँ पर क्रॉस करवाया था तो एक मिला था कैपिटल टी, एक मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मिला था स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर हमें मिला था फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1। तो 3 टॉल है, तो एक एक जो है वो ड्वार्फ है। तो ये है फिनोटिपिक जो हमें दिख रहा है। तो जीनोटिपिक में हमें मिला था एक कैपिटल टी टी है, दो स्मॉल टी टी है, और एक जो है दो है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी है। तो ये है जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के जो जब गेमिट फॉर्मेशन के टाइम पर जो होते हैं वो अलील जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो अलग अलग हो जाते हैं, या गेमिट फॉर्मेशन के टाइम पर वो जो अलील जो होते हैं वो कोई तीसरी अलग चीज नहीं बनाते। ठीक है, वो सिमिलर काइंड ऑफ जो जो जैसे पेरेंट्स होता है वैसे ही उसके ऑफस्प्रिंग बनाते हैं।
अब हम देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है ये मोस्टली होता है स्नैपड्रैगन प्लांट में। स्नैपड्रैगन जिसको बोलते हैं मिराबिस जिलापा, ये एक काइंड ऑफ फ्लावर है। या दूसरा एक और फ्लावर होता है 4 o'clock प्लांट। ठीक है, 4 o'clock प्लांट होता है, इसमें क्या होता है, इसकी जैसे कि एक जो रेड कलर का प्लांट है यहाँ पर, और एक जो है ये कौन सा प्लांट है, ग्रीन कलर का प्लांट है। ठीक है, ये टॉल के लिए रेड कलर का प्लांट है, और ये ग्रीन का प्लांट है डवार्फ। जब इसके बीच में गेमिट्स नीचे जाएंगे तो, जब गेमिट्स जाएंगे तो एक हो जाएगा कैपिटल आर, एक हो जाएगा स्मॉल आर, और जब इसकी क्रॉसिंग करेंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। एफ वन जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब कि जब हम रेड और ग्रीन प्लांट की आपस में क्या करेंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, तो F1 जनरेशन में हमें पिंक कलर का प्लांट मिलेगा। ठीक है, जब हम रेड और ग्रीन कलर की क्रॉसिंग करवाएंगे तो आपस में पिंक कलर का फ्लावर मिलेगा। ये होता है स्नैपड्रैगन प्लांट में। तो स्नैपड्रैगन प्लांट में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से के बीच में म्यूटेशन होती है, या उनके जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज आने की वजह से हमें एक अलग किस्म का प्लांट मिलता है। और ये या स्नैपड्रैगन फ्लावर में हो सकता है या फिर 4 o'clock प्लांट में होता है। तो इसमें जो जो पेरेंट्स से उनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो डिफरेंट कलर का होगा। तो जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, ये होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। और जब हम इसकी क्रॉस करेंगे F2 जनरेशन में, इसकी जो पिंक कलर का हमें फ्लावर मिलेगा, इसकी सेल पोलिनेशन करवाएंगे तो सेल पोलिनेशन में हमें क्या रेशियो मिलेगी, फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 मिलेगी। ये देखो, हमने F2 जनरेशन में जब क्रॉस किया, जो पिंक फ्लावर मिला, इसमें F2 इसको सेल पोलिनेशन इसकी करवाई तो हमें फिनोटिपिक रेशियो एक रेड मिला, दो पिंक मिले और एक व्हाइट कलर का फ्लावर मिला। और जीनोटिपिक रेशियो में भी एक हमें रेड मिलेगा, एक पिंक मिलेगा और हमें एक व्हाइट कलर का फ्लावर मिलेगा। ठीक है, ये क्रॉसिंग बनाना, और ये हम पढ़ते हैं पुनेट स्क्वायर में। जब हमारे आप कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आओगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पुनेट स्क्वायर से क्रॉस बनाते हैं, और किस तरीके से हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे नीट एग्जाम के लिए, हमारे जो बोर्ड एग्जाम में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम बताएंगे। तो ये पुनेट स्क्वायर क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको इतना नहीं बता सकते, टाइम की कमी होने की वजह से हम आपको इतना नहीं बता सकते। तो जब आप आओगे तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। ठीक है, कोडोमिनेंस क्या होता है, ये कोडोमिनेंस जो है ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह का होता है। और ये जो है ये ब्लड ग्रुप में होता है, जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप। जैसे कि एक ब्लड ग्रुप है, उसमें एलील्स होते हैं आई ए और आई बी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 3 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे अंदर। एक होता है ब्लड ग्रुप ए होता है, एक होता है बी होता है, और एक ब्लड ग्रुप होता है ओ होता है, और एक जो होता है आपने देखा होगा ए बी ब्लड ग्रुप भी 60% के अंदर होता है। और ये किस वजह से होता है, कोडोमिनेंस की वजह से होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी होती है, आउटर कवरिंग, हमारे सेल की जो कवरिंग होती है, उसके अंदर क्या वो किससे बनी होती है, उसमें शुगर पॉलीमर्स होते हैं। और उसके बाद वो और भी जो चीजें होती हैं कोडोमिनेंस में, वो हम क्या करेंगे, जो अब आने वाला लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलील्स, और जो कोडोमिनेंस का किस तरीके से हम क्रॉस बनाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें सिंपल आप आज के लिए इतना याद रखो कि कोडोमिनेंस जो होता है ये होता है ब्लड ग्रुप के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं, या फिर कोडोमिनेंस होने की वजह से हमें हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, और अगर जिस किसी बंदे को सिकल सेल एनीमिया हो जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, उसकी सिकल सेल एनीमिया होने की वजह से डेथ हुई हो सकती है। तो सिकल सेल एनीमिया, और जो क्या होता है ब्लड ग्रुप जो होते हैं, हम कैसे ब्लड ग्रुप निकालते हैं, अगर किसी के माँ का ब्लड ग्रुप ए हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप, उसके बाप का ब्लड ग्रुप बी हो तो आगे होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो हम जो है इसके बारे में कल डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम मल्टीपल एलील्स और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सो आप क्या करो, आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो हाँ, श्योर शेयर भी कर दो।